मैंने एक वेस्टर्न फिल्म देखी, काउबॉय फिल्म। तो उसमें हीरो जो था सिगरेट पीता था बड़े स्टाइल के साथ। और मेरा दिल किया कि हम भी सिगरेट पिए, और मैंने अपनी कॉपी में से पन्ना फाड़ा और उसकी एक रोल करके पाइप बनाई। तो मैंने देखा चलो इसको आग लगा के देखते हैं। आगे आग लगाई, मैंने कहा ये तो बन गई वही वाली सिगरेट। मैंने इनको डिक्लेयर कर दिया था कि मैं लड़की देखने नहीं जाऊँगा, क्योंकि मेरे को लगता था कि अगर मैं जा करके किसी को ना कर दूंगा तो उसके दिल पे क्या गुजरेगी। साथ में थोड़ा सा डर ये भी लगता था अगर उसने ना कर दी तो फिर मेरे पे क्या गुजरेगी। 71 वॉर के अंदर पिताजी की मेडिकल कैटेगरी सी हो गई, एजेंसी का बिजनेस और खराब हो, माताजी के सारे गहने वो बेचने पड़े। कोविड के दौरान मेरे पिताजी की हालत और ज़्यादा खराब। मेरा नाम जोरावर मनचंदा है और हम इस वक्त पे अम्बाला में रहते हैं। वहाँ पर हिंदुस्तान गैस सर्विस नाम से मेरा बिज़नेस है। और मेरा जन्म 1971 में बिहार के दानापुर कैंट में हुआ था। मेरे पिताजी तब सेना में थे और सेना में मेजर के पद पर कार्यरत थे। और वहाँ पर जो उनकी पोस्टिंग थी, तो उस वक्त मेरे मदर को रात को एक स्वप्न आया, रात को मेरे पैदा होने से पहले, कि जो वहाँ पर गुरुद्वारा है वहाँ से उनको कुछ गुरु साहिबान ने कुछ सौगात ला करके दी। तो जब उन्होंने ये बात उठकर मेरे पिताजी को बताई तो ये डिसाइड किया गया कि जो भी बच्चा होगा उसको वहाँ पर पटना साहब गुरुद्वारा है, वहाँ पर जाके उसका नामकरण किया जाएगा। तो फॉर्चुनेटली मैं पैदा हुआ। उस वक्त हॉस्पिटल में, मिलिट्री हॉस्पिटल में मेरा जन्म हुआ, और वहाँ पर करीब 6-7 और लेडीज़ जो थी उनकी भी डिलीवरी थी। तो सिर्फ मैं ही एक लड़का पैदा हुआ था, उस वक्त सारी लड़कियां पैदा हुई। तो एक बहुत बढ़िया ओकेजन था फैमिली के लिए कि ये बड़ी अच्छी बात हुई। खैर, उन्होंने मेरे को वहाँ पर लेकर के गए और वहाँ पर मेरा नामकरण हुआ जोरावर सिंह, जो कि गुरु गोबिंद सिंह के एक बेटे का नाम था, वो मेरे को नाम मिला। तो मैं एक बहुत हेल्दी चाइल्ड था और खुश बच्चा था, खुश रहता था और अच्छा खाता पीता था, और बड़े पसंद करते थे मेरे को। जगह जगह के मेरी मदर मेरे को बड़े अच्छे अच्छे कपड़े पहनाती थी, बड़ा शौक़ पूरा करती थी मेरे साथ में। मेरे को बहुत प्यार मिला वहाँ पर। और रेजिमेंट के अंदर जहाँ पोस्टिंग थी, ऑफिसर्स और जवान, और वो बहुत एक बढ़िया परिवार था वो। बहुत मैंने वहाँ पर, मेरे को प्यार किया जाता था। मेरे पास वहाँ की तब की फ़ोटोग्राफ्स भी हैं बचपन से लेके। तो इस तरीके से तो लाइफ चलती गई और हम लोग जगह जगह पोस्टेड हुए। तो जो मेरी अर्ली मेमोरी है, जहाँ से मेरे को कुछ याद है, वो याद है पंचकूला से। पंचकूला में जो थे, हमारा पिताजी जब वहाँ पर थे तो वो एक जॉब में थे वहाँ पर। तो वहाँ पर मेरी बेसिक स्कूलिंग हुई। बेसिक स्कूलिंग वहाँ पर हम लोग करीब 8वीं क्लास तक मैं वहाँ पर पढ़ा। वहाँ पर भी एक छोटा सा स्कूल था और बहुत अच्छी एजुकेशन मेरे को मिली। और वहाँ पर भी मैं टीचर्स का फेवरेट था, और स्कूल के अंदर मेरा बड़ा दबदबा था, क्योंकि मैं पढ़ाई में भी अच्छा था और खेल कूद में भी अच्छा था, और मेरे से बहुत सारी आशाएं रखी जाती थी, और बाय द ग्रेस ऑफ गॉड मैं काफ़ी सारी पूरी भी कर लेता था। तो शरारती बहुत था मैं। और शरारत का एक इंसिडेंट आपको बताता हूँ। जब हम वहाँ पर थे तो नया नया टीवी पे कुछ फिल्म्स मैंने देखी। तो मैं जाग ही रहा था अपनी लाइफ के अंदर कि यार ये ऐसा होता है, हीरो ऐसे होता है, ये वैसे करके होता है। तो मैंने एक वेस्टर्न फिल्म देखी, काउबॉय फिल्म। तो उसमें हीरो जो था सिगरेट पीता था बड़े स्टाइल के साथ। मैंने कहा यार ये बढ़िया है, हीरो सिगरेट पीता तो मतलब कुछ बढ़िया ही करता होगा। तो मेरा दिल किया कि हम भी सिगरेट पिए। उम्र मैं कहीं रहा हूँगा कोई 4वीं-5वीं में। तो एक तो ऑफिसर किसी ने आना था घर पे, तो सिगरेट का पैकेट उसको ऑफर करने के लिए पिताजी ने लिया। तो वो ऑफिसर ने आना था, लेकिन किसी कारणवश वो आया नहीं, और पिताजी और माताजी अपना क्लब में चले गए। आर्मी के अंदर क्लब्स होते हैं, वहाँ पर कोई ना कोई सोशल गैदरिंग होती है। मैं और मेरी सिस्टर घर में थे,
तो मेरे को याद आ गया वो। मैंने कहा उसको सिगरेट पड़ी है वहाँ पे, उतार के पीते हैं उसको, देखते हैं वो कैसे करते हैं। मैंने वो सिगरेट उतारी। अब मेरे को पता तो था नहीं कि सिगरेट को जलाते हैं तो वो आगे से सुलगती रहती है और आपको खींचना होता है कश, ये तो पता नहीं था। तो वो सिगरेट वगैरह खूब सारी हम जलाएं वो बुझ जाया करे, बुझनी थी वो, और वो फेंकी हुई थी हमने। तो अचानक पिताजी और माताजी आ गए, बड़ी डांट पड़ी, ये क्या हो रहा, पकड़ लिया उन्होंने। तो अब मैं क्या उनको एक्सप्लेन करूं कि मैंने क्या देखा हुआ था। खैर इसी तरीके से हम लोग थोड़ा आगे चले, लेकिन वो बात मेरे मन में थी ये कैसे है। तो एक दिन स्कूल की वैन आई और मैंने अपनी कॉपी में से पन्ना फाड़ा और उसकी एक रोल करके पाइप बना दी। पाइप बनाई तो मैंने देखा चलो इसको आग लगा के देखते हैं। आगे आग लगाई तो पाइप को, अगर कागज़ की पाइप बनी हो तो उसमें से आगे अगर आग लगा दो तो धुआं आता है पीछे की तरफ, अगर आप थोड़ा सा फूंक मारोगे तो धुआं आगे निकलता है। मैंने कहा ये तो बन गई वही वाली सिगरेट जो वो हीरो पी रहा था। वैन में बैठ के, क्योंकि मैं रिंग लीडर हुआ करता था, मेरी सीट होती थी वैन ड्राइवर के साथ में, मैंने उसके साथ बैठ करके और वो लगा ली मुंह में। और जब और भी बच्चों को पिक कर रहे थे तो पेरेंट्स ने देखा कि ये क्या हो रहा है कि ये बंदा बैठ कर सिगरेट पी रहा है। तो जब तक स्कूल पहुंचे तो बड़ी सारे पेरेंट्स के भी फ़ोन आ गए स्कूल के अंदर, ये सब। मैडम ने बुलाया, बड़ी झाड़ पोंछ हुई उधर। फिर उन्होंने कहा कि बताओ कैसे किया था, वो मैंने करके दिखाया। फिर उन्होंने प्यार से समझाया कि ऐसे नहीं करते। वो एक ज़िंदगी का लेसन था, उनके साथ रिश्ता और गहरा हो गया कि हमने तो बड़ी शरारत वाली बात की थी और दुनिया ने बहुत कुछ आके कहा, लेकिन उन्होंने मेरे को संभाल दिया कि ऐसे नहीं करना, दिस इज़ नॉट ए राइट थिंग। खैर वहाँ पर स्कूल के अंदर हम रहे। फिर उसके बाद पिताजी आर्मी के अंदर थे तो 71 वॉर के अंदर पिताजी की मेडिकल कैटेगरी सी हो गई थी। मेडिकल कैटेगरी सी का मतलब होता है कि ही वॉज इंजर्ड, घायल हो गए थे वॉर में, तो उनकी फिजिकल फिटनेस नहीं थी, टांग की हड्डियाँ टूट गई थी और रिब्स टूट गए थे। तो उसके बाद प्रमोशन जो थी वो थोड़ी डिफ़िकल्ट हो गई थी। तो अब जब प्रमोशन अगर जूनियर सीनियर हो जाए तो उसको फिर सैल्यूट नहीं मारा जा सकता, एक ऑफिसर जो सीनियर हो, तो उनको वॉलंटरी रिटायरमेंट उन्होंने ले ली और फ़ौज से आ गए हम लोग। तो उस दौरान एक स्ट्रगल का पीरियड था। पिताजी ने प्राइवेट सेक्टर में नौकरी की, हम लोग वहाँ से पंचकूला में आ गए और पंचकूला में आकर के वहाँ पर वो कुछ जॉब करते थे लुधियाना में। उन्होंने खैर हमारे पर कोई आँच नहीं आने दी, हमारा तो वैसे ही चलता रहा। फिर अल्टीमेटली धीरे धीरे करके उन्होंने एक वैकेंसी निकली, जो रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर थे जिनका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा था, तो उनको इंजर्ड इन एक्शन, क्या कि वॉर में कोई घायल हो तो उसके लिए गवर्नमेंट ने कुछ प्रोविजंस निकाले थे, उसमें गैस एजेंसी अलॉट हो गई। एजेंसी अलॉट होने पर हम लोग पंचकूला छोड़ करके अम्बाला में आ गए। तो ये बात है जब मैं 8वीं कक्षा में था। 8वीं क्लास में आकर के फिर हम लोग अम्बाला के स्कूल में एडमिशन लिया करके वहाँ पर हमने दोबारा से एक नई ज़िंदगी शुरू की। गैस एजेंसी एक काफ़ी प्रतिष्ठित चीज़ मानी जाती है और लोग उसको इज़्ज़त बड़े करते हैं, और तब अच्छा माहौल फिर से ठीक ठाक हो गया चीज़। तो स्कूल में मैं कंटिन्यू किया। आते ही मैंने स्कूल के अंदर पहले ही साल के अंदर फर्स्ट और सेकंड पोजीशन पे मैंने आना शुरू कर दिया। स्पोर्ट्स में भी मैं अच्छा था और स्कूल के अंदर भी मैंने डेक्लामेशन कॉन्टेस्ट में जीता करता था और पढ़ाई भी अच्छी थी। और मेरे को अंग्रेज़ी के टीचर बड़े अच्छे मिले, पिछले स्कूल में भी और इस स्कूल में भी। इस कारण से मेरी इंग्लिश लैंग्वेज बड़ी अच्छी थी, हिंदी भी मैं ठीक ठाक बोलता था। और लेकिन वो हरियाणा बोर्ड का स्कूल था। 8वीं में मेरे को एक बार हरियाणा बोर्ड की एक कंडीशन थी कि आपको पंजाबी का पेपर भी पास करना पड़ेगा। तो आज भी स्कूल में इस चीज़ की बात होती है, अगर हम मिलें तो मैंने करीब करीब 1 महीने में पंजाबी सीख करके उसका पेपर पास किया और 50 में से 35 नंबर भी लिए। तो इस किस्म की मेरी लाइफ रही। तो करते करते फिर हम लोग 12th में चले गए। 10th के बाद में 11th 12th करी, साइंस में करी, तो आगे एजुकेशन ठीक रही। फिर मैंने
साइकोलॉजी में और सोशियोलॉजी में बीए अपना किया पास। उसके बाद मैं पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ में चला गया, वहाँ पर मैंने एमए इन साइकोलॉजी की। तो इस तरीके से एजुकेशन वगैरह। पिताजी बहुत ईमानदार थे और गैस एजेंसी बिज़नेस में बहुत सारे दूसरे प्रकार का धन कमाने के मौके होते हैं, तो वो ये नहीं करना चाहते थे। तो इस कारण से घर में कोई बहुत ज़्यादा एजेंसी होने के बावजूद भी फाइनेंसेस टाइट ही रहते थे। तो खैर इस तरीके से चलता रहा। हम लोग, मेरे पिताजी की बहुत ज़्यादा प्रबल इच्छा थी कि मैं IAS ऑफिसर बनूँ। मेरा एजुकेशनल ट्रैक रिकॉर्ड बड़ा अच्छा था, लेकिन मेरे को इतना ज़्यादा पढ़ते पढ़ते इतना ज़्यादा पढ़ाई में मेरे को इंटरेस्ट नहीं रह गया था कि मैं पढ़ूँ और ज़्यादा। खैर उनके प्रेशर में आकर के मैंने सिविल सर्विसेज की तैयारी करी। पंजाब सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम मैंने दिया, उसमें पास भी हुआ। लेकिन इंटरव्यू के कारण, इंटरव्यू में जो थे सज्जन, जो चेयरमैन थे, वो करप्शन काफ़ी थी वहाँ पर। बोर्ड के अंदर उन्होंने पैसे वगैरह मांगे जो कि पिताजी के पास थे नहीं। पैसे तो ज़्यादा नहीं मांगे थे, 10-12 लाख ही मांगे थे, लेकिन उस वक्त वो भी बड़ी रकम होती थी। तो मेरा भी बहुत दिल खराब हुआ इस चीज़ के कारण से। और पिताजी का कॉन्टीन्यूस प्रेशर था कि यार नहीं, तू अफसर का बेटा है, तू करेगा। अब एजेंसी में वो नहीं डालना चाहते थे, क्योंकि ईमानदार होने के कारण से वहाँ भी सोर्स ऑफ इनकम बड़ा ठीक ठाक ही था। तो मैं भी ईगोइस्टिकल था कि नहीं, जब तक वो बुलाएंगे नहीं तो मैं जाऊँगा नहीं। तो मैंने फिर अपना छोटा मोटा काम करना शुरू किया। मैंने एक स्कूल में कुछ समय तक नौकरी की। अब मेरी भी उम्र होती जा रही थी, मैं करीब 27-28 साल का हो चुका था। पढ़ाई पूरी करने के बाद में 4-5 साल की इसी तरीके से कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में गए थे और कुछ सक्सेसफुल हुआ नहीं। और जब एक एग्ज़ाम में मैं सक्सेसफुल हुआ भी, सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम में मैंने प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम पास कर लिया, मेरे पिताजी का एक्सीडेंट हो गया। उनका एक्सीडेंट हुआ तो उनको हेड इंजरी हो गई। हेड इंजरी जब हो गई तो सारा कुछ हमारे ऊपर गिर गया। और हमें कभी भी पिताजी ने बिज़नेस में कभी डाला नहीं था, ना मुझे ना मेरी मम्मा को, कुछ पता ही नहीं था। सारा काम एम्प्लॉइज़ के हाथ में चला गया और उन लोगों ने जम के लूटा। जो पैसे थे कई बार सेल के घर में ही नहीं आते थे, बैंक में नहीं जमा होते थे, पता नहीं चलता था कुछ भी। तो बड़ा काम बुरा हो गया, कर्जा वगैरह सब चढ़ गया और मैं भी कोई काम नहीं कर रहा था। तो ये काफ़ी बुरे हालात थे। खैर फिर भी मेरे को तब मम्मा ने कहा कि इसकी शादी करनी चाहिए, भी उम्र काफ़ी हो गई। तो पिताजी कहते थे इसको कौन लड़की देगा। अब मैं बड़ा परेशान और हैरान। तो मेरी मदर कहती थी मेरा बेटा है, देखो कितना अच्छा है, ठीक ठाक है, सारा कुछ है, और हम तो एजेंसी वाले हैं, इस प्रतिष्ठा में तो लड़की कोई ना कोई मिल जाएगी, और कौन सी लड़की भूखी मरेगी, रोटी तो खा ही लेगी। चलो खैर मेरे को भी कभी विश्वास हो जाता था कि मिल जाएगी, कभी और शायद नहीं मिलेगी। तो खैर कर करा के तो, लेकिन सोसाइटी का व्यू पॉइंट और था। उनको लगता था कि एक लड़का है और काफ़ी चीज़ें सही हो सकती हैं। कल को इसी ने, ही इज़ द ओनली सन। खैर करते कराते तो लड़कियां देखने का सिलसिला चला। तो मेरा एक अपना प्रिंसिपल स्टैंड था। मैंने इनको डिक्लेयर कर दिया था कि मैं लड़की देखने नहीं जाऊँगा, क्योंकि मेरे को लगता था कि मैं जा कर के किसी को ना कर दूँगा तो उसके दिल पे क्या गुजरेगी। साथ में थोड़ा सा डर ये भी लगता था कि उसने ना करती तो फिर मेरे पे क्या गुजरेगी। मैंने कहा ये अपन ये गेम खेलेंगे नहीं। बहुत अट्रैक्टिव रिश्ते भी आए। तो एक ना ऐड दे दी गई अखबार के अंदर कि चलो मैट्रिमोनियल के थ्रू करते हैं, रिश्तेदारों पे नहीं ट्रस्ट करते, हर एक आदमी अपना एजेंडा पुश करता है कि ये मेरा ऐसे करके। तो कुछ मज़ेदार अनुभव भी थे उसमें। कई लोग बड़े कीन थे अपनी लड़की की शादी करने के, तो बड़ा प्यार करते थे आकर के, बड़ी बातचीत करते थे। तो खैर ये सब चल ही रहा था। तो मेरे जो मदर हैं हमारे बीजी, वो बैठे थे। तो मैट्रिमोनियल ऐड से ना कई रिज्यूमे हमारे पास आए। उनमें से एक रिज्यूमे सानिया का भी था।
तो वो वैसे ही कितने सारे तो थे उसके अंदर, तो ऐसे ही वो शफल कर रहे थे उसको, तो एक रिज्यूमे बाहर निकल के गिरा। वो मेरी प्रेजेंट वाइफ का था, वो मेरे बीजी के हाथ में आ गया। वो उन्होंने ऊपर रखा, कहते मेरे को लगता है कि ये अच्छी लड़की है। वो उसमें पढ़ा, देखा कि अच्छा लड़की डॉक्टर है, अच्छी बात है। मैंने कहा मैंने डॉक्टर से शादी की। क्यों भाई? मैंने कहा वो सारा दिन क्लिनिक में रहेगी, मेरे पास क्या बैठेगी वो। धीरे धीरे मैंने देखा है डॉक्टर के साथ, मेरा एक फॉल्स वर्ल्ड व्यू था कि भाई डॉक्टर आर वेरी बिजी एंड ठीक है। खैर उन्होंने कहा नहीं ऐसी कोई बातचीत नहीं है। फिर मेरे एक समझदार अंकल, जैसे मेरे एक और मित्र कोई मिले होंगे ऐसे, वो समझदार अंकल मिले, कहते बेटा ऐसा है, अभी शादी करवा लो, फिर कोई वक्त जब निकल जाता है ना तो फिर आपसे चॉइस नहीं आपकी रहती, फिर आपको ज़बरदस्ती जो मिल जाए वही से संतोष करना पड़ता है। तो भाई अच्छा यही है कि जब भी जो अच्छी लड़की मिल रही देख तो लो, ऐसे मत करो। मैंने कहा ठीक है जी। अब मेरे हाथ में वैसे भी कुछ नहीं था, तो सेटल हो गया कि ठीक है। तो ये एक पहली लड़की थी जो मैं देखने चला था। तो तैयार हो करके हम लोग चले गए अमृतसर के अंदर, उनका घर था। तो वहाँ पर जा कर के तो लड़की को हमने देखा, मेरे को देखते ही अच्छी लग गई। मैंने कहा यार ठीक है, मैं क्या इतना एक्सरसाइज हम करे जा रहे हैं, अच्छी फैमिली है, पेरेंट्स को भी वो पसंद आए और बातचीत वहाँ पर हो गई। अच्छी बात ये हुई कि वो लड़की को भी मैं पसंद आ गया। तो बढ़िया, वहाँ से आ गए वापस। इस तरीके से एक इंटरेस्टिंग चीज़ आई और लाइफ में फिर से एक ब्राइटनेस आ गई कि शादी के कारण से। फिर एक अच्छा कोर्टशिप पीरियड था जिसमें खूब हमने एंजॉय किया, बातें चीतें की, अंडरस्टैंडिंग हुई। तो इस दौरान ये सारा कुछ हो गया। तो अब जो पिताजी का एक्सीडेंट पहले मैंने आपको बताया था हो गया था, तो धीरे धीरे वो डिटीरियरेशन होनी शुरू हो गई थी। वो मानते नहीं थे, बड़े अथॉरिटेरियन थे और हम लोगों की भी इतनी हिम्मत नहीं होती थी कि हम क्या करें। शादी मेरी हो चुकी थी और पर मेरे पास कोई इनकम का सोर्स नहीं था और वहाँ पर भी मैं हाथ बटाने नहीं जाता था। तो हमने ये सोचा कि हम लोग फॉरेन चले जाते, कि पिताजी को कौन कहे। और उस वक्त गवर्नमेंट की ये पॉलिसी होती थी कि गैस ज़्यादा नहीं बेची जाएगी, क्योंकि गवर्नमेंट को सब्सिडी का लॉस होता था सिलेंडर पे। तो सारा कुछ होने के बावजूद भी तो आई डिसाइडेड कि नहीं, हम चले जाएंगे, बाहर चले जाएंगे। माई फादर ऑल्सो एग्रीड हाफ हार्टेडली कि चलो ठीक है, यहाँ मैं देख लूँगा जो भी है, ये कुछ करेंगे इंडिपेंडेंटली। तो हमने कोचिंग करनी शुरू की, IELTS, अंग्रेज़ी मेरी अच्छी थी। जा कर के मैंने देखा कोचिंग का फॉर्मेट IELTS का, मेरे को पहले 2 दिन के अंदर ही समझ आ गया कि ये बेसिकली तो प्लेन लैंग्वेज थी, आपको एक्सप्रेस करना था अपने आप को। रीड के जो हम अंग्रेज़ी का एग्ज़ाम दिया करते थे, मैं अंग्रेज़ी में अच्छा था। मैं अंग्रेज़ी का एग्ज़ाम में 3 घंटे मिला करते थे पेपर करने के लिए, तो मैं पौने घंटे में अंग्रेज़ी का एग्ज़ाम ख़त्म करके बाकी कैंडिडेट्स को तंग किया करता था। ये मेरा हॉबी थी वहाँ पर, कि कभी इसको ऐसे तंग कर दे, कभी उसको तंग कर दे। तो IELTS एग्ज़ाम का भी मैंने आसानी से क्रैक कर लिया एंड आई स्टार्टेड गाइडिंग माई वाइफ। उसकी लैंग्वेज भी अच्छी थी, तो शी स्कोर्ड वेरी वेल इन दैट एग्ज़ाम। उसके करीब 8 बैंड आए, जो कि नॉर्मली नहीं आते, लोग बड़ी मशक्क़त करते रहते हैं। तो हमें लगा कि चलो जी अब काम हो जाएगा। लेकिन क्या हुआ कि किस्मत को कुछ और मंजूर था। जिस कैटेगरी में अप्लाई करना था वो कैटेगरी क्लोज हो गई। देयर वाज नो लॉन्गर ए डिमांड, बट द गवर्नमेंट ने उस कैटेगरी को क्लोज कर दिया। अब वो भी ख़त्म हो गया। क्या हो गया, परेशान हो गए। मैंने फिर एक स्कूल के अंदर नौकरी कर ली एज ए कंसल्टेंट साइकोलॉजिस्ट। 8-9 हज़ार रुपये की तनख्वाह थी। 2002 या 3 की बात थी। मेरे घर में मेरे बेटे का जन्म हुआ 2001 में एंड वो फिर खुशी आ गई, बढ़िया। चाहे वो साथ साथ पटरी चलती जा रही थी, फाइनेंशियल दिक्कतें हैं, लेकिन ये भी चीज़ें साथ साथ चलती जा रही थी।
तो ये नौकरी कुछ महीने की, वो स्कूल वालों ने थोड़ा दिल छोटा किया, तो तनख्वाह देने के वक्त में उनको लगा कि यार ये थोड़ा कैसा कैसे करके, तो नौकरी फिर मेरी चली गई। अब मैं घर में बैठा क्या करें, कुछ नहीं किया, 1 साल बैठे रहे, बड़ी चीज़ दिल में फीलिंग होनी शुरू की। फिर मेरे मन में आया कि बाहर जा ही रहे हैं, तो उस दौरान में IELTS तो सीख ही लिया था मैंने कहा चलो मैं पढ़ाता हूँ। मैंने फिर पढ़ाना शुरू किया। तो पहली दफ़ा मेरे घर में जब मैंने पढ़ाना शुरू किया, तो मैं कोई ट्रेंड प्रोफेशनल नहीं था, ऐसे ही पढ़ाना शुरू किया था ट्यूशन की तरह से, घर में एक कमरे के अंदर। स्टूडेंट्स आते थे तो पैसे नहीं देना चाहते थे। मैं जब उनको फीस मांगता था तो हंसते थे। यार कमाल है, ये क्या करता है। 2-1 ने फ़ी बड़ी मुश्किल से, मेरे को मांगने में भी शर्म आती थी। मेरे को लगता था कि मैं एक टीचर हूँ, इतनी डिग्निटी तो होनी चाहिए बच्चों के अंदर, तो अपने आप फीस दे दें, गुरु दक्षिणा तो देनी चाहिए आराम से। मैं एक आइडियलिस्टिक एटमॉस्फेयर में, एक बबल में जी रहा था, दुनिया तो वैसी नहीं थी। तो रियलिटी टेस्टिंग के अंदर खूब सारे झटके और चाकू के नोक से हम पोक किए जाते रहे। तो धीरे धीरे पता लगा कि यार ऐसे तो नहीं चलेगा काम। फिर मैंने किसी इमिग्रेशन सेंटर्स को कांटेक्ट करके उनको बोला भी मैं IELTS का काम करता हूँ, बड़ी मिनिमल सी फीस लूँगा, तो मैं आपका कर दूँगा काम। तो पहले तो काम आया नहीं, फिर एक दिन काम आया। मैं दोपहर को सो ही रहा था, सुस्ती मार से, क्या करेंगे, बैठे थे आराम से। अचानक गेट खटका और 2 स्टूडेंट्स आ गए। तो बड़ी खुशी हुई मेरे को, पहली बार ज़िंदगी में 9,000 रुपये इकट्ठे मेरे हाथ में आ गए एक दिन के अंदर। उनको मैंने बड़े दिल से पढ़ाया, और मेरे पढ़ाने के स्टाइल से धीरे धीरे और स्टूडेंट्स आने शुरू हो गए। और मैंने वीक स्टूडेंट्स का भी एक तरीका ढूंढ निकाला कि उनको अंग्रेज़ी कैसे सिखाई जाए। बेसिकली तो इंग्लिश लैंग्वेज का टेस्ट था। मैंने ट्रांसलेशंस वगैरह करके एक नया सिस्टम बनाया ताकि बच्चों को आसानी हो सके। तो इस तरीके से फिर वो मेरी दुकान चलने पड़ी। मैंने अपनी इमिग्रेशन के लिए करीब 20 लाख रुपए बचा लिए 2 साल के अंदर। मेरा कॉन्फिडेंस भी ठीक ठाक हो गया। 20 लाख रुपए बचा लिए पैसे मैंने कमा के बचा लिए। हाँ, तो ट्यूशन करके, IELTS की ट्यूशन करके मैंने वो सेव कर लिए पैसे। और मेरे को अभी भी याद है, मैंने पहली FD 50,000 रुपये की करवाई थी उन दिनों में, करीब 2004 या 5 की बात होगी। तो उसके बाद धीरे धीरे चलता रहा। फिर मैंने जैसा कि बताया था, हमारी कैटेगरी वॉश आउट हो गई, तो वो पैसा था बैंक में। तो इस तरीके से पिताजी की भी हालत भी प्रोग्रेसिवली ख़राब होती जा रही थी। तो धीरे धीरे करते करते करीब कुछ साल गुजर गए इसी तरीके से कि क्या करें करके। तो हम IELTS चलता जा रहा था साथ में। तो 2000 धीरे धीरे मेरे मदर को रियलाइज़ हुआ कि पिताजी की हालत ठीक नहीं है। एजेंसी का बिजनेस और ख़राब हो गया और कर्जा चलना शुरू हो गया। नौबत यहाँ तक कि आई कि मेरे माताजी के सारे गहने वो बेचने पड़े। वाइफ के भी बिक जाते, पर वो ज़िद थी कि इसको नहीं छेड़ेंगे करके। और हम लोग बाहर जाने का करते रहे, लेकिन वो अचानक से वो भी चीज़ ख़त्म हो गई। तो फाइनेंसेस जो थे वो काफ़ी टाइट हो गए। तो मेरी वाइफ के मेरे फादर इन लॉ ने सोचा कि वो थोड़ा सा इंटरवीन करते हैं। वो भी अपनी मर्यादा के कारण से इंटरवीन नहीं करना चाहते थे कि मैं क्या कहूँ अपने सन इन लॉ को, वो कुछ करता नहीं है ख़ास। उनकी नज़र में IELTS कोई स्टेबल करियर थोड़ा था। तो मेरे मदर ने फिर किसी ने आकर के बोला कि आप जाते नहीं एजेंसी के अंदर, और वहाँ पर मेजर साहब से तो काम संभल नहीं रहा। उनकी मानसिक स्थिति ऐसे होगी, वो सारा निर्भर हैं कंपनी के मैनेजर पर ही। कंपनी के मैनेजर पर निर्भर थे, वो अपनी मर्जी चलाता था। तो जब ज़्यादा जा कर के पता किया तो पता लगा कि वो, क्योंकि गैस की शॉर्टेज अक्सर हुआ करती थी, गवर्नमेंट की पॉलिसी ऐसी नहीं थी कि गैस फ्रीली अवेलेबल हो, तो वो उसको एक इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी मिल गई। तो हर एक गैस सिलेंडर का इशू करने के लिए 50 रुपये लेना शुरू किया उसने। बड़ी सारी कंप्लेंट्स हुई, कंपनी से लोग इंस्पेक्शन के लिए आए, उन्होंने गलती निकाल के हमें फ़ाइन भी हुआ। फ़ाइन होने के कारण से
जैसे 2 लाख रुपए का फ़ाइन हो गया, अब इतनी अर्निंग थी नहीं और फ़ाइन भरने से और नीचे हो गया, हमारा फाइनेंशियल दिक्कतें और बढ़ गई। और मीनवाइल इतनी सारी लड़ाइयाँ होनी शुरू हो गई, क्योंकि लोगों को ये था कि गैस तो ब्लैक में जा रही है या मैनेज नहीं हो रहा ठीक से। तो ये सब देखते देखते उनकी हालत भी ख़राब होती जा रही थी। तो मेरे मदर ने एजेंसी में जाना शुरू किया, उन्होंने जाना शुरू किया। फिर उन्होंने 1-2 साल जाने के बाद ये रियलाइज़ किया कि ये तो बहुत काम ख़राब हो चुका है। पिताजी की हालत प्रोग्रेसिवली ख़राब होती जा रही थी। फिर एक दिन ये हुआ कि वो एजेंसी का रास्ता भूल गए कार में जाते जाते। तब हमने रियलाइज़ किया कि बिल्कुल भी कैपेबिलिटी ख़त्म हो चुकी है। फिर 1-2 बारी वो घर से निकले और गुम हो गए, लेकिन फॉर्चुनेटली मिल गए, क्योंकि लोग मैं जानते थे, लोगों ने बता दिया कि मेजर साहब यहाँ पर हैं। फिर हमने उनका इलाज शुरू किया। अब एजेंसी की वर्किंग के बारे में मुझे कुछ पता नहीं था। IELTS का कारोबार मैंने अपनी बीवी को दे दिया धीरे धीरे, और मैंने एजेंसी को लुक आफ्टर करना शुरू किया। करना ही पड़ना था मुझे तो कुछ अकल थी नहीं, मैं एम्प्लॉइज़ पे डिपेंडेंट हो गया। मेरे को डर लगता था ये छोड़ के चले जाएंगे तो हम रोटी कहाँ से खाएंगे, काम कैसे चलेगा, एजेंसी गवर्नमेंट की हाथ से चली ना जाएगी। ऑफिसर्स आकर के कहते थे क्या ये इंतज़ाम है आप लोगों का। जो डिलीवरी मैन थे अपनी मर्जी से आते थे, 10 बजे आ गए तो आ गए। कोई कहता था मेरे तो पैसे कोई उठा के ले गया, मेरा सिलेंडर कोई उठा के ले गया। ये सारी चोरी चकारी, ये सारी चीज़ें थी, और मेरे को बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि मैंने इसको करना कैसे। तो इसी टेंशन वाले माहौल के अंदर बहुत ही दुखी और परेशान हालात में मैंने चीज़ों को टेक ओवर किया। और ये बात है 2012-13 की। तो ये सिनेरियो चलता गया, और मेरे फादर इन लॉ ने इंटरवीन किया। उन्होंने बीच बचाव करते उन्होंने कहा कि चलो मैं कुछ आपको लोन लेके देता हूँ। इस दौरान मेरी मुलाकात एक ICICI बैंक के लोन एजेंट से हुई। उसने मेरे को कोई एग्रीकल्चर कैटेगरी का लोन लेके दे दिया 4-1 लाख रुपए का, और ये नहीं बताया कि इसका इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा है। उसका इंटरेस्ट करीब 15 से 16%। अब 15-16% इंटरेस्ट मंथली अगर लगेगा तो उसमें क्या कमाई करेंगे तो क्या होगा। वो पैसा भी ख़त्म हो गया, क्योंकि पैसे का इनफ्लो तो था नहीं, जो भी था इस तरीके से चल रहा था, और खा रहे थे एम्प्लॉइज़ ने, डिलीवरी मैन ने प्लॉट खरीद लिए, और हम लोग बेहाल पे बेहाल होते चले गए। बड़ा काम ख़राब हो गया कि करें तो कैसे करें। पिताजी की हालत कोई थी नहीं कुछ भी करने की, मेरे को कुछ आता जाता नहीं था, और मैं एक सॉफ्ट और डरा हुआ इंसान सहमा हुआ कि करूं क्या। तो ये सब चलता रहा। तो धीरे धीरे फिर मेरे फादर इन लॉ ने जब स्थिति को देखा तो उन्होंने बताया कि ये फाइनेंसिस तो तुम्हारे बहुत ज़्यादा बिगड़े हुए हैं, इतना ज़्यादा इंटरेस्ट दे के आप जाओगे कहाँ पर। तो जो पैसा IELTS के कारोबार से कमाया था वो उन्होंने कहा कि इस तरीके से एक साइड पे कर्जा और एक तरफ पे ये तो फ़ायदा ही कोई नहीं है, इसका कोई सेंस ही नहीं बनता। तो उन्होंने वो जो भी था मेरी देनदारी निपटाई, और कुछ पैसा बैंक में डाला, और कुछ उन्होंने हमें लोन भी दे दिया। बड़े ही अच्छे इंसान थे। उन्होंने हेल्प करने की दृष्टि से फैमिली को एक उठाने के लिए, उनकी डॉटर यहाँ मैरिड थी, उनको सिर्फ ये था कि मेरा सन इन लॉ में कोई ऐब नहीं है, इसको आता जाता कुछ नहीं, लेट मी एजुकेटेड। वो बैंकर थे, तो उनको पता था कि बैंक कैसे एक शिकंजा कसते हैं ब्याज का, और कैसे उसका खून पी जाते हैं वो। पैसा खर्च करने की अकल नहीं थी, ये भी नहीं पता था कि एसेट क्या और लायबिलिटी क्या है। इसी दौरान हमने, इससे पहले मेरी मैरिज के वक्त पे एक महंगी कार खरीदी थी हमने, करीब 9 लाख रुपए की। उसकी इंस्टॉलमेंट्स ही बड़ी साल चली, 10 साल चली उसकी इंस्टॉलमेंट्स, वो भी अकल नहीं थी। तो हर तरह से जूस निकलता गया, हम लोग पिसते चले गए, पता ही नहीं चल क्या रहा है, वो क्या रहा है, अकल ही नहीं थी। हम लोग फाइनेंशियली इलिटरेट थे, मतलब जैसे कोई अनपढ़ इंसान होता है, उसको पता ही नहीं। तो इस तरीके से जब उन्होंने फिर मेरी सहायता की, धीरे धीरे उन्होंने ऐसे बैंकों की एक बड़ी ख़राब नीति थी कि वो कैश हैंडलिंग चार्जेस लेने शुरू हो गए थे उस दौरान। अगर आप लाख रुपए जमा कराओ तो 100 रुपया जमा करने का चार्ज ले रहे थे, उसको कहते थे कैश हैंडलिंग चार्जेस।
अगर दिन में 3 लाख रुपया जमा कराया तो 300 रुपया तो कैश हैंडलिंग चार्जेस ले लिया। अब प्रॉफिट मार्जिन इतना था ही नहीं कि इस किस्म की चीज़ को हैंडल करें। अब एजेंसी एक कैश इंटेंसिव है, उसमें गरीब आदमी ने भी देना, सब ने कैश ही देना, तो कोई डिजिटल ट्रांजैक्शंस तो होती नहीं थी उस वक्त में। तो वो इस तरीके से जितना जितना पैसा जाता था, आप उसी हिसाब से पैसा वहाँ पर वो कट जाता था। ऊपर से ट्रांजैक्शन के चार्जेस, ट्रांसफ़र करो तो चार्जेस लगने हैं। तो ये सारी, फिर उन्होंने मुझे इसके बारे में एजुकेट करना शुरू किया, आगाह करना शुरू किया, लेकिन मेरे को समझ नहीं आती थी ज़्यादा। मैं कहता ठीक है, ऐसे ही बोलते रहते। तो एक तो अनपढ़, फाइनेंशियली, ऊपर से अकल की कमी, मतलब पता ही नहीं लग रहा था। खैर उन्होंने धीरे धीरे करके ऐसे बैंक्स ढूंढे जहाँ पर कैश हैंडलिंग चार्जेस नहीं थी या लिमिट थी, वो एक रिलीफ मिला, कुछ पैसे उन्होंने दिए, कारोबार चलना शुरू हुआ। और मेरे को भी कारोबार में इंटरेस्ट लेना पड़ा। मैं भी मीटिंग्स के अंदर जो कंपनी गाइड करती थी उनमें जाना शुरू किया, देखना शुरू किया। मेरे को एक सेल्स ऑफिसर मिले, मैंने उनसे बड़ी व्यथा कही कि जी मैं तो ये कारोबार करना नहीं चाहता, इसमें कुछ पैसे नहीं है। वो कहते पैसे हैं, आपको नहीं पता। मैंने कहा कैसे हैं? फिर उन्होंने एक मेरे से बात पूछी, आपके पास कितने लोग लड़ते हैं आकर के, क्या आप उनका सिलेंडर टाइम पे नहीं पहुंचा? मैंने कहा लोगों की तो आदत है लड़ने की। उन्होंने कहा उनकी आदत नहीं है लड़ने की, क्या आपने कभी देखा कि उनका क्या पक्ष है, क्या उनकी क्या मुसीबत है, वो क्यों लड़ रहा है आप आकर के? वो बात मुझे हिट की और मैंने फिर देखना शुरू किया और मैंने जाके पूछना शुरू किया क्या बात है। फिर धीरे धीरे मेरे को समझ आनी शुरू हुई कि ये सारा का सारा कारोबार तो मेरे एम्प्लॉयज़ चला रहे हैं और अपने प्रॉफिट के लिए चला रहे हैं, और लोगों से बदतमीज़ी भी करते हैं, बेईमानी भी करते हैं। अब ये मसला, वो ब्लैक में दे देते हैं, जिसको मिलना था उसको नहीं मिलेगा, तो वो आके लड़ेगा, वो लड़ेगा। और गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ भी ऐसी थी कि 21 दिन बाद तो गैस ही बुक हुआ करती थी। सिलेंडर आप एक दिन में लो तो 20 दिन में तो ख़त्म हो जाता है, 25 दिन में, तो 21वें दिन गैस बुक होगी तो और उसके 20 दिन बाद मिलेगा, तो आपकी रसोई तो 10 दिन तो बिना सिलेंडर के रहेगी। लेकिन ऐसा तो होता नहीं ना, आप तो सिलेंडर कहीं ना कहीं से लोगे। तो ब्लैक मार्केट में थे, एजेंसी तो दे नहीं पा रही थी और आपूर्ति नहीं होती थी इतनी। हफ्ते में अगर एक गाड़ी आ जाएगी 300 सिलेंडर की और लेने वाले होंगे 2000, तो क्या देगी? तो ये चारों तरफ से घिरे हुए थे। ऐसा नहीं था कि सरकारी नीतियाँ बड़ी अच्छी थी, हमें भी अकल नहीं थी, और सरकारी नीतियाँ भी बिज़नेस के ख़िलाफ़ थी। उनको लगता था कि हर एक सिलेंडर पे हम सब्सिडी जो दे रहे हैं, कम से कम सिलेंडर बिकेंगे तो कम से कम सब्सिडी होगी। तो इस चीज़ को फिर मैंने धीरे धीरे सोचना शुरू किया। फिर मैंने ये महसूस किया कि जो मैं डिलीवरी मैन को कहता हूँ कि गलत काम मत करो, वो तो आगे से कहेंगे साहब आप तनख्वाह तो इतनी देते नहीं हमको, तो मैं किस हक से कह पाऊँगा? मेरे को काफ़ी लोगों ने कहा कि आप दे भी दोगे इनको तनख्वाह, तो इन्होंने फिर भी हटना नहीं है। मैंने कहा चलो मेरे को पहला एक कदम तो लेने दो। तो मैंने 2013-14 के आसपास डिसाइड किया कि मैं तनख्वाह दूंगा इनको, और फिर हक से कहूँगा कि नहीं ऐसा काम मत करो। तनख्वाह मिलती थी बहुत कम, तो हमारे पास ही नहीं आती थी, तो एक जायज़ अमाउंट नहीं था। पिताजी को शायद थोड़ा पता था कि ये लोग ऐसे ही करना है इन्होंने, तो वो उस हिसाब से कम तनख्वाह देते थे। तो मैंने एक जायज़ अमाउंट, जो सरकारी रेट था, उस हिसाब से तनख्वाह देनी शुरू की। मेरे को बाकी डीलरों ने बोला कि क्या कर रहे हो, आगे ही पैसे नहीं हैं, ऊपर से तनख्वाह दे रहे हो, महीने का तो 70-80 हज़ार रुपये तो ऐसे ही चला जा रहा है, साल का कैलकुलेट करके देखो। पर मैंने उस तरफ ध्यान नहीं दिया। मेरे मन में पता नहीं क्यों एक थी कि मैं पहले, अगर मैंने कुछ करना है तो पहले मैं ईमानदारी का कदम तो रखूं, पहले मैं तो किसी अथॉरिटी के अंदर रहूं। चाहे सिल्ली आइडिया लग रहा था, बेवकूफ़ी वाला आइडिया लग रहा था लोगों को, पर मैंने ये करना शुरू किया और गोडाउन को चेक करना शुरू किया और वहाँ देखना शुरू किया। गोडाउन के अंदर ही माल प्रैक्टिस करने की कोशिश करते थे लोग, वो मैंने फॉर्मली जाके बंद कर दिया। और इस दौरान धीरे धीरे मैंने सुधार करने शुरू किए। डिलीवरी मैन का टाइमिंग मैंने ठीक करना शुरू किया, सेल्स ऑफिसर वगैरह से मैंने सीखना शुरू किया। फिर मैंने लॉज पता किए कि हमारी एजेंसी को कौन से लॉज गवर्न करते हैं और किस तरीके से इसको चलना चाहिए।
उनको सीखना, जानना शुरू किया। जानते जानते मैंने धीरे धीरे सिस्टम को सीधा करना शुरू किया, और जो करप्ट एम्प्लॉइज़ थे, डरते डरते उनको एक को निकाला बाहर। जब मैंने उसको निकाला तो कोर्ट में गया, लेबर कोर्ट के अंदर। मतलब ऐसा डर का, कभी डरना, कभी गुस्सा, ऐसा गुस्सा आता था जिसका कुछ मैं किसी पे निकाल भी नहीं सकता। पता चल रहा है कि आगे से बेईमानी हो रही है, मैं कुछ कर नहीं सकता। पता चल रहा है कि मेरा सेल्स अफसर अनरियलिस्टिक बातें कर रहा है, लेकिन कुछ नहीं कह सकता उसको। एक दिन एक इंस्पेक्शन हुई अचानक से क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट की। उन्होंने जिस तरीके से बात की मेरे साथ, एक बार तो मेरा मन हुआ उठ के कॉलर से पकड़ के इसका यहीं पर ही काम ठीक कर दूं, इसको बता दूं कि बात कैसे की जाती है। लेकिन जिम्मेवारियां थी इतनी ज़्यादा, और आगे का उसके जो परिणाम होते बहुत ज़्यादा गंभीर हो जाते। मैंने कहा और ही मुसीबतें हैं, और मुसीबत पाल के क्या करूँगा, तो कड़वा घूंट पी कर रह गया मैं। इन सारी चीज़ों का मेरी सेहत पे बड़ा ख़राब असर पड़ा। तो साथ में पिताजी की भी मानसिक स्थिति ख़राब होती जा रही थी। उनकी भी बड़ी सारी बातें बर्दाश्त करनी पड़ती थी। चेक पे साइन उनसे नहीं होते थे, लेकिन साइनिंग अथॉरिटी वही थे। आधा आधा पौना पौना घंटा उनको साइन करने में लग जाते थे। कई बार साइन करते थे, गलत हो जाते थे, फिर सही करते थे। तो मेरे पास कोई ताकत ही नहीं थी। मैं तो सिर्फ ऐसे ही गाड़ी ज़ोर से चलाना चाह रहा था, अथॉरिटी भी कोई नहीं थी। तो ये सारी बातें होती रहीं, पर धीरे धीरे मैंने उनको ठीक ठाक करना शुरू किया। तो बहुत ज़्यादा मानसिक तनाव और प्रेशर था। फिर कोविड आ गया। कोविड तक भी अपना स्ट्रगल फेस नहीं चल रहा। हाँ, लेकिन आपको जॉब पे निकाल दिया, हाँ, बाद भी आपका struggle हाँ चला, क्योंकि इनकम का सोर्स नहीं बन रहा था। अगर वॉल्यूम आए, सिलेंडर बिकें उतने, तभी तो पैसा आएगा मेरे पास। वो तो आता नहीं था, जाता था। घर कैसे चल रहा था? घर बैंक के कर्जे पे, बैंक की लिमिट जो थी वो ओवर सब्सक्राइब्ड थी। आइल्स वाला चल रहा था? आइल्स वाला चल रहा था। कोविड के कोविड हाँ वो चल रहा था। ये एक्चुअली थोड़ा सा मिक्स इसलिए हो रहा है कि उस दौरान उन्होंने ट्रांसफरेंस करनी शुरू कर दी थी कि मेरा जो पैसा बैंक में सेव्ड था और उन्होंने देना शुरू किया था वो चल रहा था। ट्रांसफ़र होने के बाद भी, बैंक का कर्जा देने के बाद भी वो पैसा कुछ बचा नहीं खास। तो ये स्ट्रगल का पीरियड चलता रहा और मैं धीरे धीरे उसको करता रहा। कोविड के आने के पहले तक काफ़ी हालात मेरे ठीक ठाक हो गए थे, लेकिन जैसे ही कोविड आया, कोविड के दौरान मेरे पिताजी की हालत और ज़्यादा ख़राब हो गई। उनकी हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई कि वो बेड रिडन हो गए। उनकी देखभाल भी हमें करनी पड़ती थी। दिन में मेरे को नहलाना भी पड़ता था उनको। बाथरूम जाने लायक भी नहीं रह गए थे, खाना खाने के लिए भी नहीं थे। मेरी वाइफ डॉक्टर थी, पर उसने बहुत अच्छा रोल प्ले किया और उसने मेरे पिताजी का बहुत ज़्यादा ख्याल किया। दवाई और खाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी थी। हालात ये थे कि मेरे पिताजी खाना खाते थे, क्योंकि दिमाग बिल्कुल सोचने समझने की शक्ति ख़त्म हो गई थी, तो वो खाना मेरी वाइफ के मुंह पर थूक दिया करते थे। जैसे वो खाना खिला रही है तो जस्ट ऐसे कर देंगे वो अपना मुंह पहुँच के। मैं तो उसकी महानता कहूँगा कि भाई उसने वो दौरान में हमें डिज़र्ट नहीं किया। कभी वो मुक्का भी मार देते थे, मेरे को काट भी लेते थे, कपड़े नहीं अपने चेंज करना देते थे। उनका डायपर 3 दफ़ा चेंज करता था। ये वही पिताजी थे जिन्होंने एजेंसी में मेरे को अपनी मर्जी से नहीं डाला। मेरी माताजी ने मेरे को कहा कि नहीं, तेरे को आना पड़ेगा। खैर, मैंने उनका पूरे तरीके से ख्याल किया। मेरे पिताजी करीब 7 साल बुरी हालत में रहे। लास्ट के 3 साल बहुत ज़्यादा ख़राब थे। तो इस दौरान मेरा भी मानसिक संतुलन बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा था। मेरे को नींद नहीं बंद हो गई, मेरा वज़न घटना शुरू हो गया और खाना एपेटाइट बिल्कुल ख़त्म हो गया। मैं सिर्फ ज़िंदा रहने के लिए खाना खाता था। खाना खाते खाते खाना अंदर ही नहीं जाता था, तो मैं पानी के साथ रोटी अंदर निगलता था कि ज़िंदा तो रहना है।
मर तो नहीं सकता। ये हालात थे मेरे। फिर मेरे मन में एक दिन आई कि यार ये कोई ज़िंदगी है? मैं ज़िंदा हूँ कि मरा हुआ हूँ? मर मैं सकता नहीं, मेरे को ज़िंदा ही रहना होगा। आई विल हैव टू चूज़ लाइफ। तो फिर मैंने धीरे धीरे अपने माइंड को पॉजिटिव चीज़ें देखनी शुरू की। यूट्यूब पे मैंने कुछ अच्छे थिंकर्स के वीडियोस देखने शुरू किए, मैनेजमेंट के बारे में जानना शुरू किया, पढ़ना शुरू किया। और धीरे 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 फिर मैंने एक यूट्यूब पे एक अच्छे मैनेजमेंट ट्रेनर का वीडियो देखा और मैंने सोचा कि मैं ये मैनेजमेंट की ट्रेनिंग करता हूँ। और मेरे को इनपुट्स भी मिलते जा रहे थे। मेरे सिस्टम्स जो थे, कोविड के दौरान बहुत ज़्यादा कंप्लेंट्स नहीं आई क्योंकि लोग कंप्लेंट करने वाले ही थे नहीं। तो मेरे को उस दौरान मौका मिलना शुरू हो गया और मैंने भी अपनी ज़िंदगी में पॉजिटिव इनपुट्स लेना शुरू कर दिया। अच्छे थिंकर्स हैं, जैसे कि ब्रायन ट्रेसी एक बहुत अच्छे वक्ता है जो बिज़नेस के बारे में बोलते हैं। नेपोलियन हिल एक ऐसे बहुत अच्छे वक्ता हैं। तो उनसे मेरे को लगा कि मेरी ज़िंदगी में एक वैक्यूम था, जो एक कमी थी, वो ये थी कि मैं कुछ अच्छा सकारात्मक नहीं कर पा रहा था, क्रिएट नहीं कर पा रहा था। मेरी उदासी का वही एक कारण था और रिस्पॉन्सिबिलिटी फील कर रहा था। तो ये तो एक अच्छी चीज़ थी ना। तो फिर मैंने एक दिन मेरे मन में विचार आया कि नहीं, आई एम नॉट गोइंग टू डाई, आई एम गोइंग टू फाइट बैक एंड आई एम गोइंग टू गेट अप। तो फिर मैंने एक रूटीन बनाया। एक्सरसाइज होती नहीं थी मेरे से बहुत ज़्यादा। मैंने वॉकिंग शुरू की। वॉकिंग के दौरान मैं उन लेक्चर्स को सुनता था और फिर मैंने ब्रह्मा कुमारी स्पिरिचुअल गाइडेंस भी लेनी शुरू की। उनके पास मैं पहले भी जाता था, लेकिन उनको एक सतही लेवल पे मैंने देखा था, लेकिन मैंने उसके अंदर जानना शुरू किया। और फिर मैंने ये कहा कि जो होता है भगवान की मर्ज़ी से होता है, मेरे को सिर्फ अपना कर्म करना है। तो मैंने हर एक दिन जीना शुरू किया। आज का दिन जी गए ना, कोई बात नहीं, अगला दिन भी जी लेंगे। तो इस तरीके से जीना शुरू किया मैंने। और फिर मैंने अपने सिस्टम्स को ठीक से देखना शुरू किया, एनालिसिस शुरू किया। तो वो एक पॉजिटिविटी आनी शुरू हो गई। इस दौरान मेरे को कोविड हो गया। तो जो मेरा जर्नी शुरू हुआ था उस पर थोड़ा सा अंकुश लग गया। मेरे को वो दिन आज भी याद है कि एक कमरे में पिताजी भी बीमार पड़े हैं, एक कमरे में मेरी माताजी बीमार पड़ी हैं, मेरे को भी बुखार है, मेरी वाइफ को भी बुखार है, और मैं एक कमरा से उनका ऑक्सीजन लेवल चेक करने के लिए दौड़ रहा हूँ और दूसरे उनका चेक करने के लिए दौड़ रहा हूँ। वो 2 रातें मैंने कैसे गुजारी मेरे को पता है, लेकिन मैं सर्वाइव कर गया वो भी। और मेरे दोस्त ने मेरी बड़ी हेल्प की। एक डॉक्टर फ्रेंड था, उसने मेरे को मेडिसिन लिख करके दी और कहा कि ऐसे ऐसे टेक्निक्स बताई कि जैसे अगर उनका ऑक्सीजन लेवल कम होता दिखे तो वो पेट के बल लेट करके डीप ब्रीदिंग करें। और हमने कुछ रेगुलर इंटरवल पे फीड करना शुरू किया उनको। सरप्राइजिंग बात ये थी कि पिताजी इतने ज़्यादा बीमार होने के बावजूद उनको कोविड के सिम्टम नहीं आए ज़्यादा। सिर्फ ऑक्सीजन लेवल गिरा एक दिन के लिए, उसके बाद रैपिडली ठीक हो गया अपने आप। माताजी को लेकिन निमोनिया हो गया। अब वो सिचुएशन थी बड़ी तंग हाली में। मैंने उससे बात की, सिविल हॉस्पिटल में लेके गया उस दौरान, और वहाँ से फिर उनका एक्सरे वगैरह करा के मेडिसिन दी। फॉर्चुनेटली वो 5-6 दिन जो थे बहुत सख्त थे, लेकिन वो गुजर गए। वो भी बच गए और हम भी बच गए। पर सिस्टम्स जो थे वो थोड़े थोड़े ठीक होने शुरू हो गए थे। उस दौरान मैंने मैनेजमेंट के बहुत अच्छे ट्रेनर का एक लेक्चर सुना और मैंने सोचा कि उसके बाद की बात है ये। तब तक थोड़ा कोविड के हालात खुल चुके थे, थोड़ा नॉर्मल सी हो गई थी। और अच्छी बात ये थी कि कोविड के दौरान बाकी कारोबार बैठ गए थे, लेकिन गैस एजेंसियां चलती रही। और फिर नोटबंदी आई। नोटबंदी में भी सिर्फ गैस एजेंसी को ही अलाउड था कि वो पैसा, बहुत पहले आई थी ना, सॉरी, आई एम मिस्टेकन। हाँ, नोटबंदी का हटा देंगे, वो भी एक फिलिप था एक्चुअली। चलो खैर, तो वो चलते रहे बिजनेसेस। उस दौरान फिर रिकवरी हो गई, सेल्स भी ठीक हो गई और सारे फाइनेंशियल भी ठीक हो गए। दोनों जगह पे ही हुआ, लेकिन कोविड में बेटर हो गया क्योंकि कोविड में कोई रेगुलेट्रेशन नहीं थी
और सेल ज़रा ज़्यादा ठीक से हुई, वो रिकवरी होनी शुरू हो गई, सिस्टम भी बैठने शुरू हो गए और हमने उसको रिकवरी कर ली। उसके बाद में फिर ये मैनेजमेंट का कोर्स आया, उसमें मैंने सीखा, उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट किया, अपने सेल्स अफसर की बातें मैं और गहराई से समझने लगा कि कॉरपोरेट क्या कहना चाहता है। तो उस दौरान काफ़ी सुधार हुआ। ये 2000 मेरे ख्याल से 22 की बात होगी, 2022 के करीब होगा। तो इस दौरान मेरे पिताजी की डेथ हुई। कोविड से तो नहीं हुई, लेकिन कुछ और निमोनिया था जो अफेक्ट उनका, उसके कारण से उनकी डेथ हो गई। तो ये 22 के बाद फिर जर्नी थोड़ा ठीक होना शुरू हुआ। 23 के अंदर वो मैनेजमेंट कोर्स शायद मैंने रिपीट किया, तब मुझे समझ में आया। पहली दफ़ा जब किया था तो वो सब ऊपर से गया, क्योंकि मैं फाइनेंसिस का आदमी नहीं था, दिल से सोचता था। तो मैनेजमेंट ट्रेनर थे, ही वॉज मिस्टर राहुल मलोदिया, उनका मैंने बेसिक किया और उसमें से बूट कैंप के लिए उन्होंने किया। तो मैंने फटाफट से, मेरे को उसमें से बहुत पॉजिटिव इनपुट ली। उसमें से जो की टेक अवे फैक्टर्स थे मेरे लिए, एक तो मैंने एम्प्लॉय से डरना छोड़ दिया। पता लग गया मेरे को कि डरने की बात नहीं है, हायरिंग और फायरिंग से उनको मैनेज किया जा सकता है। फिर ये विजन अलाइनमेंट वगैरह, ये सारी चीज़ें हुई। तो वो सारी चीज़ें हमने इम्प्लीमेंट भी जहाँ तक कर सकते थे इन अनलिमिटेड वे की। और मेरे जो कॉरपोरेट की हिदायतें थी वो भी मुझे ज़्यादा समझ में आनी शुरू हुई। तो वहाँ से प्रोग्रेसिवली हम लोग बेटर होते चले गए और करते करते कई गवर्नमेंट की स्कीम्स आई जिनका मैंने लाभ भी लिया, जो बाकी लोगों को नहीं समझ में आती थी, मैंने उनको डिकोड किया, एक्स्ट्रा एम्प्लॉयज़ रखे। और उस दौरान फॉर्चुनेटली एजेंसी को 2000 से अधिक कनेक्शन भी मिले जो कि बीपीएल स्कीम के कनेक्शन थे। उसमें हमने काफ़ी अपने फाइनेंसिस को सुधारा, अपनी सर्विसेज को सुधारा, सर्विसेज को टाइम बाउंड किया, डिसिप्लिनरी एक्शन लिया एम्प्लॉयज़ के अगेंस्ट, और उनको एक पता लग गया कि अब काम करना पड़ेगा। तो जो एजेंसी 10 बजे चला करती थी वो सुबह 7:30 से 7:45 में फंक्शन में आकर के डिस्ट्रीब्यूशन शुरू हो जाती थी और शाम तक उसका सारा हिसाब किताब हो जाता था। हर एक चीज़ के रजिस्टर्स लगाए गए, अकाउंटेबिलिटी ली गई और फाइनेंसिस को ठीक से किया। और बैंकों से जो भी था उनके लोन वगैरह, उनसे बातचीत करके सीखा गया कि कैसे एक अच्छी बैलेंस शीट बनाई जाए ताकि बैंक से फाइनेंसिस ठीक से लिए जा सकें। बैंक से फाइनेंस वगैरह लेकर के मैंने अपने फ्लीट को, गाड़ियों के फ्लीट तैयार किया। पहले सिर्फ साइकिल रिक्शा चला करती थी जिसमें रेडी थी, और मेरे पास आज 11 व्हीकल्स हैं, जिसमें मैंने ये सारा इस दौरान धीरे धीरे करके व्हीकल्स को ख़रीदा, अपनी इनकम को बढ़ाया, सिस्टम्स जो थे उनको ठीक करके उनके अंदर से एम्प्लॉयज़ को अपने साथ में लिया और एम्प्लॉयज़ की ट्रेनिंग की, एसओपी बनाया। इस तरीके से मैंने किया। इसमें थोड़ा सा मैं आपको पीछे लेके जाऊं तो 2017-18 की बात है कि हमारा बिल बहुत आया। तो मैंने सोलर की तरफ सोचा कि कैसे कम किया जाए। तो मेरे को किसी ने सजेस्ट किया सोलर का आपको लेना चाहिए इक्विपमेंट ताकि उससे बिल कम आ सके। एक 62,000 रुपये का एक बिल आया था, मेरे को अभी भी याद है, क्योंकि पिताजी भी बीमार थे और घर में आना जाना भी लोगों का था। एयर कंडीशनर्स काफ़ी चलते थे गर्मी के दौरान। तो वो जब बिल आया तो मैंने बातचीत जाननी शुरू की। मेरा ही एक स्टूडेंट था, IELTS हम पढ़ाया करते थे, उसने मुझे कांटेक्ट किया और सोलर सिस्टम मैंने कहा लगा दो भाई। मैंने थोड़ी बहुत रिसर्च की, मेरे को पता लगा कि मोनो पर हाफ कट करके पैनल आता है, पहले पॉली पैनल आते थे, अब ये वाला आता है। पर ज़्यादा रिसर्च नहीं की, उस पर विश्वास किया मैंने। उसने भी पॉली पैनल लगा दिए, सिस्टम में चीट किया, चलो बिल तो कम हो गया। तो जब उसको वापस बुलाया तो कोई सर्विस नहीं मिलती थी, कुछ नहीं। तो 20-21 के आसपास बिल दोबारा आना शुरू हो गया क्योंकि इक्विपमेंट ही अच्छी नहीं लगी थी। तो मैंने उस दौरान ये भी चेंज लेकर आया कि मैं चलो सोलर के कारोबार में स्टेप इन करता हूँ। मैंने 6 महीने रिसर्च की। रिसर्च में मेरे को पता लगा कि ये चीज़ें हो सकती हैं। तो मैंने आसपास सर्वे किया और ये भी जाना उस दौरान कि लोगों को ना तो सोलर में कोई सर्विस मिलती है,
ना उनको पता है कि कौन सी इक्विपमेंट होती है। लोगों को ये तक नहीं पता कि कितने किस्म के सिस्टम होते हैं। अब सोलर सिस्टम के अंदर मेरे को ये बात बहुत अच्छी लगी थी कि आप ग्रिड से यानी कि सरकारी बिजली से इंडिपेंडेंट भी हो सकते हैं अगर आप सही तरीके का सिस्टम लगाएं तो। लेकिन ये किसी को पता नहीं थी और लोग सब स्टैंडर्ड सामान लगाते थे और वो ऑन ग्रिड सिस्टम लगाना चाहते थे क्योंकि उसमें कोई मेंटेनेंस होती नहीं। लेकिन अगर आपके घर में सोलर सिस्टम लगा हुआ है और बिजली चली जाए, आपके पास फिर भी सरकारी बिजली पे आप निर्भर हो, फिर भी आप इन्वर्टर चला रहे हो या रात को बिजली नहीं मिल रही, तो मैंने देखा कि हाइब्रिड सिस्टम्स ऐसे होते हैं जो कि दिन के वक्त में बिजली सरकार को देंगे, आपकी रिक्वायरमेंट पूरी करने के बाद आपको एक इन्वर्टर फंक्शन भी करेंगे। वो बैटरी बेस्ड सिस्टम थे, तो लिथियम बैटरीज भी नई नई आई, तो उनको देखा कि वो बहुत पावरफुल बैटरी थी। तो इस दौरान मैंने सोलर का भी वर्टिकल एक शुरू किया जो कि प्रॉफिटेबल हो गया और ये 2 बिजनेसेस मैंने मैनेज किए और इस तरीके से आज हम बहुत अच्छा एक नेटवर्क है हमारा। मैं जोन के अंदर, नॉर्थ जोन के अंदर टॉप 3 एजेंसीज़ के अंदर काउंट किया जाता हूँ और मेरे को 3 बार अवार्ड मिल चुका है मेरी अपनी कंपनी से एज ए डिस्ट्रीब्यूटर, जिसका कि सुचारू रूप से काम चलता है, जिसके कस्टमर का कोई बैकलॉग नहीं है, कस्टमर को विदिन 24 आवर्स डिलीवरी होती है। और सारे जोन के अंदर जो एक्स्ट्रा सेल्स हैं गैस के अलावा और भी प्रोडक्ट्स हम बेच करके हाईएस्ट ARB सेलर के रूप में जाने जाते हैं और कई दफ़ा हमें अपने जोन के अंदर टॉक के लिए बुलाया जाता है टू इंस्पायर द एजेंसी ओनर्स, ताकि वो और क्या सिस्टम्स करें और क्या सेल प्रैक्टिसेस अपनाएं, क्या सेल पिच रखें ताकि कस्टमर उनसे चीज़ें खरीदें और वो प्रॉफिटेबल हों और कंपनी अपना प्रॉफिट को बढ़ा सके और मार्केट शेयर इंक्रीज़ कर सके। तो अब 3 सेल्स ऑफिसर मेरे को कमेंडेशन दे चुके हैं अपने टेन्योर के।